हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, न्यूटन की गति विषयक नियम। ठीक है, तो आपको भी पता होगा न्यूटन के 3 नियम थे गति के। पहला गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो ये तीनों नियम हम आज बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तीनों नियम का मतलब समझने वाले हैं और कैसे आपको लिखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो क्या होता है प्रथम नियम? तो इस नियमानुसार जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था में है, यानी स्थिर है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो तब तक वह विरामा अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो उसी दिशा में एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो एक बार हम इसको समझते हैं कि प्रथम नियम में क्या कहा गया है। तो देखिए, बाह्य बल का मतलब होता है कि बाहरी बल। बाहरी बल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वस्तु को पकड़ते हैं या चलती हुई वस्तु को आप रोकते हैं या रुकी हुई वस्तु को आप धक्का देते हैं, उसे ही बाहरी बल कहा जाता है। नहीं, बाहरी बल का मतलब होता है कि आपके अलावा और जितने भी बल होते हैं, अगर वो भी काम करते हैं तो वह भी बाहरी बल के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका घर्षण बल हो गया, तो घर्षण बल भी अगर लग रहा है तो वह कैसे बल में काउंट होगा, तो बाहरी बल ही उसको माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे अगर यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एक गेंद ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक गेंद है। ठीक है, और इस गेंद को हम क्या करते हैं कि जमीन पर इसको हम ऐसे ढकेल देते हैं या लुढ़का देते हैं। ठीक है, और हम जमीन पर लुढ़काने के बाद हम क्या करते हैं, घर्षण बल को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि घर्षण बल जो है वह किसमें काउंट होगा, तो बाह्य बल में। अब आप किसी वस्तु को अगर जमीन पर लुढ़काते हैं, उसको ढकेल देते हैं, तो उस पे कौन सा बल काम करता है, घर्षण बल काम करता है, तभी तो वो वस्तु कुछ दूर जाने पर रुक जाता है। लेकिन हमें डिफिनीशन में क्या कहा गया कि बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम किसी गेंद को ऐसे हम ढकेल देते हैं या छोड़ देते हैं और घर्षण बल को समाप्त कर देते हैं, तो क्या वो गेंद कभी रुकेगी? कभी भी नहीं रुकेगी। अगर आप उसको छोड़ देते हैं और घर्षण बल को समाप्त कर देते हैं तो वह गेंद वैसे ही चलते हुए आगे आगे चली जाएगी और नहीं रुकेगी। तो वही कहा गया, अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी। ठीक है, जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और अगर घर्षण बल है तो जैसे ही गेंद को हम छोड़ेंगे तो कुछ दूर पर घर्षण बल लगने के बाद वह गेंद क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन अगर घर्षण बल को हटा दे तो गेंद रुकेगी ही नहीं। वैसे ही विरामावस्था के लिए होता है। अगर हम इस मार्कर को यहां पर रख देते हैं और उस पर कोई बल हम नहीं लगाते हैं, बाहरी बल, तो वो ये जो मार्कर है वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, वो अपने आप गति नहीं करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो जैसे हम गेंद को लुढ़काते हैं और घर्षण बल को हम समाप्त कर देते हैं तो वहां पर गेंद जो होगा वह कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाता है, ये गति का प्रथम नियम कहलाता है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, दूसरा नियम क्या होता है कि इस नियमानुसार जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल, ठीक है, द्वितीय नियम में क्या होता है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल जो होता है वह वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। यानी कोई यम द्रव्यमान का वस्तु कितने वेग से गतिमान है उसी का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। तो इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर जो बल लगता है तो वह वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम इसको समझते हैं तो क्या हो सकता है, यहां पर हम क्या ले लेते हैं, 2 गोला ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं यहां पर एक गोला ले लेता हूं जिसका द्रव्यमान कितना है, तो ये यम द्रव्यमान का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं।
तो यहाँ पे यम द्रव्यमान का क्या है, एक गोला है, और सेम एक और मैंने गोला यहाँ पर ले लिया, इसका भी द्रव्यमान कितना है, तो यम द्रव्यमान है, यही गोला है। ठीक है, तो ये यहां से चल के कहां पर चलता है, यहां तक चलता है। तो मान लेते हैं प्रारंभ में इसका जो वेग था वो u था, और बाद में इसका वेग कितना हो गया, तो v हो गया, और दोनों का द्रव्यमान यम है। यही जब यम द्रव्यमान का जो गोला है u वेग से चलते हुए यहां पहुंचता है, तो यहां पहुंचने के बाद इसका जो वेग होता है वो कितना हो जाता है, तो v हो जाता है। तो यहां से अगर हम पहले गोले के लिए संवेग निकालते हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम P1 का मान निकालें तो यम n2 में कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अगर इसके लिए हम संवेग निकालते हैं तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम n2 में कितना हो जाएगा, v, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमें संवेग का अगर परिवर्तन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक संवेग में से दूसरे संवेग को घटा देते हैं, वहीं पर हमें क्या प्राप्त होता है, परिवर्तन प्राप्त होता है किसी भी का। अगर बल का परिवर्तन निकालना हो, वेग का परिवर्तन, संवेग का परिवर्तन, तो एक में से दूसरे को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां से जो संवेग परिवर्तन होगा वो कितना होगा, संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो अगर हमें संवेग परिवर्तन निकालना होगा तो हमें बराबर ये मिल जाएगा, संवेग परिवर्तन बराबर हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं। तो कितना मिल गया, P2 माइनस P1। तो P2 का मान कितना है, तो यम भी है, और माइनस P1 का मान कितना है, तो यम u है। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है ना, यम क्या है, तो कॉमन है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, v माइनस u मिल जाएगा। और यम कोष्टक में v माइनस u क्या है, संवेग परिवर्तन है, और जो बल होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, यम कोष्टक में v माइनस u, लेकिन इसके दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दर का मतलब होता है उसमें आप समय से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो वही क्या निकल जाता है, दर निकल जाता है। तो यहां से f जो होगा, ठीक है, f जो होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा किसके, संवेग परिवर्तन के, और क्या है, इसके दर के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी t से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो f अनुक्रमानुपाती होगा संवेग परिवर्तन के दर के। ठीक है, अब एक चीज आप पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय किसका फार्मूला होता है, तो वह त्वरण का फार्मूला होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि a बराबर क्या होता है, तो वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है या समय होता है। ठीक है, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो v माइनस यू बाई टी की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो f जो होगा वह समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m/2 में क्या है, a के। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और उस नियतांक को क्या कहा जाता है, k कहा जाता है। तो KMA, चूंकि अगर k का मान कितना हो, 1 हो, और सीजीएस या एसआई पद्धति में k का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अगर 1 यहाँ पे रख देंगे तो f बराबर कितना हमें मिल जाएगा, यम इंटू में a मिल जाएगा। यही क्या कहलाता है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का फार्मूला है। ठीक है, तो अगर आपको ये हिंदी नहीं याद है तो ये भी अगर लिख देंगे तो थोड़ा चांस रहता है कि आपको नंबर मिल जाते हैं, एक आध नंबर। ठीक है, तो यही होता है कि किसी वस्तु पर जो बल लगता है वह संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम तीसरा नियम देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या है कि इस नियमानुसार जब कोई वस्तु, ठीक है, तृतीय नियम में क्या बताया गया है कि इस नियमानुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है, तो वह वस्तु भी जो होगा ना वह भी आपके ऊपर बल लगाती है। ऐसा नहीं है कि वो बल नहीं लगाती है, जितना बल आप उस पे लगाएंगे उतना ही बल वो आपके ऊपर भी लगाती है, लेकिन आपके विपरीत दिशा में। अगर आप उस पे जैसे आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो वह जो वस्तु होगा इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का
तृतीय नियम। तो हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण पहला है कि बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। आप देखे होंगे फिल्मों में कि जैसे ही बंदूक से गोली ऐसे छोड़ा जाता है, जो बड़ी वाली बंदूक होती है, तो वो बंदूक भी क्या होता है, आदमी को पीछे की तरफ धक्का देता है। ऐसा क्यों होता है कि जो बंदूक होता है वह जितना बल गोली के ऊपर लगाती है आगे भेजने के लिए, वह गोली भी उतना ही बल विपरीत दिशा में बंदूक पर लगाती है पीछे की तरफ। इसलिए बंदूक क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है और आदमी को धक्का लगता है उससे। ठीक है, तो ये किस पे आधारित है, तो तृतीय नियम पे आधारित है। दूसरा उदाहरण है कि कुएं से पानी खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब व्यक्ति कुएं में से बाल्टी से पानी क्या करता है, खींचता है, तो जैसे ही रस्सी टूट जाता है, ठीक है, देखिए वो कुएं से पानी खींचता है, तो जितना बल लगा करके वह रस्सी खींचता है, बाल्टी पर जितना बल लगाता है, वह बाल्टी भी उस व्यक्ति पर उतना ही बल लगाती है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। व्यक्ति क्या करता है, बाल्टी को अपनी तरफ खींचता है, तो जितने बल से व्यक्ति अपनी तरफ खींचता है बाल्टी को, बाल्टी भी उतने ही बल से व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। ऐसा इसलिए होता है कि संतुलन क्या हो, बना रहे, बैलेंस बना रहे। और अगर रस्सी टूट जाता है तो बाल्टी का जो बल होता है वह हट जाता है, यानी जो बाल्टी जो था अपनी तरफ खींच रहा था वो तो बैलेंस बिगड़ गया, तो वो खींचने का ही प्रयास कर रहा था। तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह उसको अपनी तरफ अभी खींच ही रहा है, लेकिन जैसे ही टूटता है तो व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि बाल्टी अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, और जैसे ही रस्सी टूटा तो आदमी पीछे की तरफ चला जाएगा। इसीलिए ये भी किस पे आधारित है, तो तृतीय नियम पे आधारित है। और यहाँ पर बाल्टी का भार जितना ज्यादा होगा व्यक्ति उतना ही ज्यादा पीछे गिरेगा, क्योंकि बाल्टी का भार जितना ज्यादा होगा व्यक्ति उस पर उतना ज्यादा बल लगाएगा और बाल्टी भी उस पर उतना ही ज्यादा बल लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे रस्सी टूटेगा व्यक्ति और पीछे की ओर गिर सकता है। और तीसरा उदाहरण क्या है, नाव से किनारे पर कूदना। ठीक है, आप भी कूदे होंगे, देखे होंगे आप कि जब नाव किनारे आती है तो व्यक्ति क्या करता है, पीछे की तरफ बल लगाते हुए आगे कूदता है। तो नाव भी क्या करता है, आगे की तरफ बल लगाता है। ठीक है, जिससे बैलेंस बना रहे, बैलेंस बनाने के लिए ही ये नियम होता है। जैसे ही वह नाव से किनारे पर कूदता है तो व्यक्ति क्या करता है, नाव पर अपने पैरों से पीछे की तरफ बल लगाता है और आगे कूद जाता है। तो नाव भी क्या करता है, आगे की तरफ बल लगाता है, विपरीत दिशा में और उतना ही बल लगाता है। तो ये तीसरा उदाहरण हो गया, नाव से किनारे पर कूदना। ठीक है, तो यही तीसरा नियम है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये है न्यूटन के 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।